Hello everyone, this is Dhananjay Tiwari and I'll be teaching you GS2 Polity with respect to UPSC है ना। UPSC में फिर GS2 है सिलेबस में और उसमें पॉलिटी का पार्ट जो है मैं वो अभी आपको पढ़ाऊँगा। अच्छा, एक और मेन चीज़ जो है वो आप ये याद रखिए कि सिलेबस में पॉलिटी पूछा है ना, पॉलिटी मेंशन किया है एंड नॉट पॉलिटिक्स, ठीक है। अब पॉलिटी क्या है, ये इंडिया का लीगल सिस्टम कैसे काम करता है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम करता है, ये कैसे डिफरेंट है बाकी देशों से, ये सब कुछ पॉलिटी में आएगा। और पॉलिटिक्स में फिर आ जाएगा कि राइट विंग लेफ्ट विंग, ये सब पॉलिटिक्स में आ जाएगा। तो ये नहीं पढ़ना है हमें, हमें पॉलिटी पढ़ना है अभी। ये चीज़ अभी मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझा दूंगा कि क्या डिफरेंस है, ये और क्लियर हो जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि आप लोग नोट्स कैसे बनाएंगे। आप लोग का जो भी नोट्स होगा वो किस रेफरेंस में होगा वो बता दूं मैं एक बार। आप जो भी नोट्स बनाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। बहुत अच्छा होगा अगर सिलेबस के ही सीक्वेंस में बन जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप PYQs भी देखेंगे, बोथ प्री के भी एंड मेंस के भी। ओके, मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम टाइम आपकी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करके ही आपको नोट्स में दूँ, ठीक है। अच्छा, आज क्या क्या पढ़ लेते हैं, पहले इंडेक्स बना लेते हैं। सोर्सेज मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं कि पॉलिटी क्या है। सबसे पहले तो पॉलिटी ही समझेंगे हम। तो आज हमको क्या क्या करना है वो थोड़ा देख लेते हैं। मैं आपको स्टेट और पॉलिटी और सब्जेक्ट्स ये सब का रिश्ता बताऊंगा सब। ओके, फिर इसके बाद हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूर पे भी चलेंगे, जब मैं आप लोगों को थोड़ा बेयर एक्ट दिखाऊंगा। आर्टिकल्स हम देखेंगे थोड़ा, और कुछ फैक्ट्स। और फिर एक क्वेश्चन जो है मैं सोच रहा हूँ वो आज कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें। ये प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो अभी लेट्स स्टार्ट विथ दिस स्टेट, है ना। स्टेट एक ऐसे समझिए, एक स्टेट होता है, ये गवर्न करता है वाया लॉ किसको, अपने सब्जेक्ट्स को। तो अब आप लोग इसी सब्जेक्ट्स को फिर सिटीजन्स भी बोला जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। और ये जो गवर्न करेगा इंडिया के केस में, कॉन्स्टिट्यूशन जो हम सुनते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट से वो शब्द बना है, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, ये सब चीज़ें बहुत बाद में आएंगी, पहले तो अभी स्टेट क्या होता है, लॉ क्या होता है, ये सब चीज़ें ही बताना पड़ेगा मुझे आप लोगों को। चलिए पहले फिर मैं डिफाइन कर देता हूँ लॉ को फर्स्ट। लॉ क्या होता है? सो लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन, is the command of the sovereign backed by sanction, backed by sanction। अच्छा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो यार प्लीज़, है ना, थोड़ा संभाल लेना। इंग्लिश इज़ नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, और हिंदी भी तो क्या ही इतना हमें अच्छा से आता है, बट ठीक है, काम चल रहा है। ओके, सो अभी मैंने आप लोगों को बताया लॉ क्या है। लॉ है कमांड किसका, सोवरेन का, और इस कमांड की बैकिंग है सैंक्शन। सैंक्शन मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है ना, पनिशमेंट। ओके ओके, सो अभी आपको सॉवरेन समझाऊंगा। अच्छा, ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये एक जॉन ऑस्टिन थे। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर हैं, एक संतोष उपाध्याय सर, डॉक्टर संतोष उपाध्याय। वो जॉन ऑस्टिन को ऑस्टिन साहब बोलते हैं, तो आई से द सेम। तो ऑस्टिन साहब की एक बुक है, क्या तो बुक है वो, ओके,
द प्रोविंस ऑफ, यस, द प्रोविंस ऑफ, द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ठीक है। तो इसमें ऑस्टिन साहब ने पूरा फिर ये सब बताया है कि लॉ क्या है, सॉवरेन क्या है, स्टेट क्या है, सब। तो अच्छा, इसमें एक और नया वेरिएबल डाल दिया मैंने, जुरिस्प्रूडेंस। ये बार बार आएगा या कहीं ना कहीं तो आएगा, तो आप लोग को इसका मतलब पता होना चाहिए। जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस मतलब हो, प्रूडेंस समझिए पहले। प्रूडेंस मतलब होता है फिलॉसफी, फिलॉसफी, फिलॉसफी या फिर विजडम, है ना। स्पीच है फिलॉसफी, विजडम या फिर प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल। तो फिलॉसफी या फिर विजडम, और जूरिस मतलब होता है ऑफ लॉ। तो ये क्या बन गया, ये बन गया फिलॉसफी ऑफ लॉ, ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने, ऑस्टिन साहब ने यूज़ किया था। आप लोग भी जब बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं ऑस्टिन साहब का रेफरेंस मिल जाएगा। मैंने इसलिए बता दिया कि पता होना चाहिए, सामने वाला कुछ बात करे तो जब हमसे बात करे तो उसे पता होना चाहिए कि हमें आता है कुछ, इसलिए। ओके, सो जॉन ऑस्टिन साहब ने ये बोला था कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरेन। तो अभी मैं आप लोगों को सोवरेन बताऊंगा। ओके, सोवरेन क्या होता है पहले वो समझते हैं। अच्छा, तो अभी समझिए कि एक सोसाइटी है जिसको मैं बोल रहा हूँ ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है। और एक दूसरी सोसाइटी है जो आज की है ना, जिसको बोलते हैं हम मॉडर्न सोसाइटी, या फिर सही से रेफरेंस दूं इसका तो आई से दिस इज पॉलिटिकल सोसाइटी, ठीक है। जो ऑस्टिन साहब ने यूज़ किया था वर्ड पॉलिटिकल सोसाइटी, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या है इनमें डिफरेंस एंड ऑल दैट। अच्छा, सो ट्राइबल सोसाइटी में आप इमेजिन करिए कि कुछ लोग हैं, है ना, लेट्स से ये कुछ लोग हैं जो ट्राइबल सोसाइटी में हैं और इनका एक लीडर है ये, ठीक है। और ऐसे ही पॉलिटिकल सोसाइटी में भी कुछ लोग हैं, पॉलिटिकल सोसाइटी में भी कुछ लोग हैं जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है और उनका लीडर है ये। ओके, सो पॉलिटिकल सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी में डिफरेंस देखेंगे हम अभी, और इसको समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं ये। अच्छा, तो एक कॉन्सेप्ट आता है, जो पॉलिटिकल सोसाइटी है और जो ट्राइबल सोसाइटी है, इसमें क्या डिफरेंस है, फर्स्ट तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इमेजिन करिए कि ये जो हमारा लीडर है, इसने कुछ कमांड दिया, है ना, कमांड दिया। तो ये जो मेंबर्स हैं ट्राइबल सोसाइटी के, ट्राइबल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, हो सकता है कि ये फॉलो करें ना करें, ये जो इंसान है ये बगावत कर दे, ये बगावत कर दे, ये दूसरा लीडर आ जाए और ये बोले नहीं नहीं नया कमांड ये है, और बाकी लोग फिर आधे इसको फॉलो करें, कुछ इसको फॉलो करें, कुछ इसको फॉलो करें। तो इसमें जो कमांड है वो डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। यानी जो ये ऑर्डर दे रहा है उसकी वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। जो ये ऑर्डर दे रहा है इसकी वैल्यू नहीं रहती, तो ये कुछ भी ऑर्डर दे रहा है। हालांकि ये हमें देखना है कि ये जो लीडर है ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी के कमांड को फॉलो नहीं कर रहा और ये खुद से ही कमांड दे रहा है। कहने का मतलब कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली इसको कोई कमांड नहीं दे रहा है, इसको कुछ बता नहीं रहा। ये इस लीडर को कोई कमांड नहीं दे रहा बाहर से, या फिर इंटरनली कोई नहीं बता रहा कि नहीं नहीं ये कमांड दो, ठीक है। तो ये जो लीडर है, ये लीडर है, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। ये चीज़ समझ गए? ओके। और जो इनके सब्जेक्ट्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पास एक ही कमांड है जो वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं,
फिर कोई और भी है ना, डिफरेंट कमांड, C2 भी आ रहा है, C3 भी आ रहा है, अलग अलग कमांड है बाय अलग 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 लीडर्स, L2 L3, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पे आ जाइए। ये है पॉलिटिकल सोसाइटी, जिसको हम आज मॉडर्न सोसाइटी में काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लीडर है, इसने एक कमांड दिया, ठीक है। तो सपोज करिए ये लीडर जो है, ये वाला, ये इंडिपेंडेंट है और इसने कुछ कमांड दिया अपने सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो इसने कुछ कमांड दिया, है ना, कमांड दिया C1 किसको, सब्जेक्ट्स को, ओके। सो पॉलिटिकल सोसाइटी में ये होता है कि जो मेजॉरिटी है, आई एम नॉट सेइंग ऑल, है ना, सब नहीं, मेजॉरिटी जो है वो फॉलो करती है कमांड को, ठीक है। फॉलोज कमांड, ये फॉलो करती है कमांड को, ठीक है। और ये कोशिश करिएगा इसको समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहीं से फिर स्टेट आएगा, और स्टेट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद स्टेट, और सब्जेक्ट का रिलेशनशिप जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा इंडिया हमारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया है, उसका सबसे पहले जो पॉलिटिकल थॉट है, जो बेसिक है, वो यही है। तो इसके बिना आगे का फ्लो मतलब रफ हो जाएगा, फ्लो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, इनफैक्ट फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस में आपको बहुत आसान पड़ेगा सब कुछ आंसर करना लीगली। तो ये जो लीडर था, ये इसको कोई ऊपर से कमांड नहीं दे रहा, ये इंडिपेंडेंट है और इंटरनली भी इसको कोई कमांड नहीं दे रहा, तो ये इंडिपेंडेंट लीडर है, ओके। और ये जो कमांड दे रहा है उसको मेजॉरिटी फॉलो कर रही है, ठीक है, ओके। तो हॉस्टिन साहब बोलते हैं कि ऐसी सोसाइटी जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो ओबीडियंस शो करते हैं किसको, लीडर को, एंड फॉलो करते हैं किसको, कमांड को। ऐसी सोसाइटी को क्या बोला जाता है, ऐसी सोसाइटी को पॉलिटिकल सोसाइटी बोला जाता है, पॉलिटिकल सोसाइटी, ठीक है, ओके। एंड लीडर जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी लीडर किसी को ओबीडियंस नहीं दे रहा, ठीक है, ये किसी को ओबे नहीं कर रहा, ये किसी के डिसीजंस को ओबे नहीं कर रहा, ये किसी के कमांड या ऑर्डर को ओबे नहीं कर रहा, ना ही इंटरनली ना ही एक्सटर्नली, और इसके गिवन ऑर्डर्स को या इसके गिवन कमांड को सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल सोसाइटी में, पॉलिटिकल सोसाइटी में। तो ये जो इंसान है, ये जो लीडर है, ये सोवरेन कहलाएगा, समझ गए आप लोग। तो टू बी अ सोवरेन क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए मतलब उसको इंटरनली या फिर एक्सटर्नली वो किसी के कमांड को फॉलो नहीं करता, कमांड को फॉलो नहीं करता, उसको कोई कमांड नहीं देता, वो किसी को ओबे नहीं करता, यानी ओबीडियंस वो किसी को नहीं देता, ठीक है, बी। और दूसरा, एक तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए और पॉलिटिकल सोसाइटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल सोसाइटी होनी चाहिए जिसको ये सॉवरेन कमांड कर रहा है। ये चीज़ समझ गए आप लोग। तो सॉवरेन कब कहलाएगा, जब वो एक तो वो इंडिपेंडेंट है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ, एंड दूसरा वो जिसको कमांड कर रहा है वो सोसाइटी जो है वो पॉलिटिकल सोसाइटी है, ठीक है। अच्छा, अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन दीजिए मुझे, आंसर कीजिए। यहाँ पे वाइस रॉय है, वाइस रॉय, ये लेट्स से 1919 की बात हो रही है। तो ये जो बंदा कमांड दे रहा था,
उसको ये इंडियन जो हैं ये फॉलो कर रहे थे, इंडियन पीपल फॉलो कर रहे थे, है ना। ओके, तो क्या जो वाइसरॉय है वो इंडिपेंडेंट है, क्या ये सॉवरेन है? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज वाइसरॉय इंग्लिश इंग्लिश क्राउन से क्या कर रहा था? ऑर्डर्स ले रहा था, ठीक है, और ओबे कर रहा था। तो इसकी ओबीडियंस जो है वो थी इंग्लिश क्राउन को, ठीक है ना। तो ये सॉवरेन नहीं है, याद रखना, ये सॉवरेन नहीं है, ठीक है। सॉवरेन फिर कौन हो जाएगा? क्राउन हो जाएगा। फिर जब इंडियन स्टेट, इंडिया जब आज़ाद हो गया तो हम सॉवरेन हो गए। आई होप दिस इज़ क्लियर। मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर आप लोगों को समझ आ गई तो अब हम लॉ को डिफाइन करेंगे। सो व्हाट इज़ लॉ? लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरेन, कमांड है सॉवरेन का, एंड बैक्ड बाय सैंक्शन, सैंक्शन बैक्ड है। मतलब ये कि सॉवरेन ने कमांड दिया और अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो आप पे क्या लगेगा? आप पे लगेगा पेनाल्टी, यानी पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट। सो यू विल हैव टू फेस द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। द लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन backed by sanction was told by John Austin in his book, ठीक है, द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, इस किताब में इन्होंने बताया था, ठीक है। ओके, अब ये जो, अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ कि ये हमारी ट्राइबल सोसाइटी थी, ट्राइबल सोसाइटी थी, और यहाँ से हमारा जो है पॉलिटिकल सोसाइटी बना, पॉलिटिकल सोसाइटी बना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोग थे और इनका एक लीडर हुआ करता था, और ये लीडर जो है ये फॉलो कर, जब तक कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ऐसा था। लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसा बेंथम और हॉब्स बोलते हैं कि देयर वाज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, है ना, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो फिर क्रिएशन हुआ किसका? स्टेट का। और ये जो एस है ना, ये कैपिटल एस होता है, ना कि हमारा जो स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ गोवा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये कैपिटल स्टेट होता है, एस जो होता है कैपिटल होता है। ये बताता है कि हम स्टेट की बात कर रहे हैं, हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो जब वॉर ऑफ ऑल मतलब सब लोगों की लड़ाई सबसे ही होती थी, तो जितने भी लोग हैं वो आपस में ही लड़ते थे, तो स्टेट बना ऐसे, ठीक है ना। एक उसमें से लीडर आया जिसको हम पहले किंग बोलते थे, किंग आया, फिर वो स्टेट की तरह काम करता था और फिर वो सारे ऑर्डर्स पास करता था। फिर धीरे धीरे किंग हट गया, फिर किंग की जगह पर स्टेट आ गया, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ हमेशा आप याद रखना कि स्टेट जो है, स्टेट का प्राइम फंक्शन जो पॉलिटिकल थ्योरी में आता है, ये कैपिटल ऐसे, वो एक होता है डिफेंस, ठीक है, और दूसरा होता है जस्टिस। ये दो ही होता है। एक और होता है एक्ट ऑफ स्टेट बोलते हैं जिसको, जिसमें ये कुछ भी, एक्ट ऑफ स्टेट, ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है जो अभी तक तो इंडिया में फॉलो नहीं हुआ है ऐसा, जहाँ पे जस्टिस और डिफेंस इन सब का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये एक्ट ऑफ स्टेट के नाम पे कुछ भी किया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ बीइंग डन बाय स्टेट इन इट्स एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। ये पॉलिटिकल थ्योरीज में आता है, ये आइडियल सिचुएशन में ये हमें नहीं जाना। हमें बस अपना ध्यान यहाँ तक रखना है कि स्टेट जो है उसके दो प्राइम फंक्शन है, टू प्राइम फंक्शन, ठीक है, टू प्राइम फंक्शन। एक होता है डिफेंस और एक होता है जस्टिस। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना, या फिर इट्स सब्जेक्ट्स,
सब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी मॉडर्न प्रिंसिपल अगर आज हम देखें तो स्टेट क्या करता है, स्टेट ये जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या फिर आज की भाषा में अगर मतलब बहुत रिफाइन करके मैं बोलूँ तो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स का ख्याल रखता है स्टेट। क्या ख्याल रखता है, उनको डिफेंस देता है कि कोई एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, है ना, सेफ्टी। और दूसरा है जस्टिस, है ना, कि इन सिटीजन्स के साथ कुछ इनजस्टिस ना हो, नेगेटिव टर्म में बोलूँ तो इनजस्टिस ना हो, ये स्टेट ख्याल रखता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बनाया है हमने, ये है स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे आ गया है सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स। स्टेट क्या करता है, ये करता है सब्जेक्ट्स को कंट्रोल, गवर्न, कमांड, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट, ठीक है। अच्छा, और स्टेट का ये भी काम है कि ये इसको जस्टिस प्रोवाइड करे। तो आपका जो GS4 का सिलेबस है ना, GS4 में एथिक्स जो आ रहा है वो यही जस्टिस की बात करता है कि गवर्नेंस में कैसे होना चाहिए, जस्टिस क्या होता है, एथिकल पार्ट जो आप हम पढ़ते हैं GS4 में वो यही है, एथिकल। समझ आया? इसीलिए सिलेबस में है ये पार्ट, क्योंकि स्टेट का प्राइम फंक्शन होता है जस्टिस। क्योंकि सपोज लेट्स से कि अगर आप डिफेंस नहीं देते हो, डिफेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, या फिर उसको सपोज डिफेंस अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे तो क्या होगा, तो सब्जेक्ट सब एलिमिनेट हो जाएंगे। सब्जेक्ट्स जैसे ही एलिमिनेट हो गए सारे के सारे, लेट्स से किसी ने अटैक किया बाहर से और सबको एलिमिनेट कर दिया, जैसे ही सब्जेक्ट्स एलिमिनेट हुए तुम्हारा स्टेट एलिमिनेट हो गया। ओके, दूसरा कंडीशन, लेट्स से कि जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर रहा है, जैसे ही इनजस्टिस करेगा सब्जेक्ट्स के आपस में जो रिलेशंस हैं वो खराब हो जाएंगे और सोसाइटी माइट कोलैप्स, और जैसे ही सोसाइटी कोलैप्स होगी अगेन स्टेट कोलैप्स हो जाएगा। तो मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि डिफेंस और जस्टिस ये दोनों इंटैक्ट रहना चाहिए आज के कॉन्सेप्ट में। अगर स्टेट और सब्जेक्ट दोनों को इंटैक्ट रहना है तो, है ना। ये एक्चुअली मैं जूरिस्प्रूडेंस में नहीं जाना चाहता, ये बहुत मतलब एक बुक आ जाएगी, एक क्या बहुत सारी किताबें ही आ जाएंगी सिर्फ स्टेट और सब्जेक्ट के आइडियल कंडीशन में रिश्ते को बताने के लिए, है ना। तो अच्छा, अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं क्या है। सो वी हैव इंडियन स्टेट, है ना, इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट, ठीक है, ओके। और ये कंट्रोल करेगा किसको, इंडियन स्टेट करेगा इंडियन सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट्स को, ओके। तो आप ये समझिए कि ये अथॉरिटी, स्टेट की अथॉरिटी है सब्जेक्ट्स पे। और कैसे करना है गवर्न, ये बताएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसके हिसाब से हमको स्टेट गवर्न करेगा। ठीक, ये चीज समझ आई? ओके। तो कैसे गवर्न करेगा, क्या लीगल सिस्टम होंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होंगे, कैसे स्टेट फॉर्मेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सिस्टम क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये सब कुछ, ये सब कुछ जो है ये आ जाएगा पॉलिटी में, ठीक है, ये पॉलिटी में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि क्या है पॉलिटी में, ठीक है। ओके, सो
अभी क्या करेंगे हम, अभी हम बताएंगे स्टेट, स्टेट की अथॉरिटी को लिमिटेड करेंगे हम कैसे। अब ये देखिए, ये स्टेट था, स्टेट के पास है एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ठीक है, टू गवर्न इट्स ओन सब्जेक्ट्स, है ना, सब्जेक्ट्स, ठीक। एब्सोल्यूट अथॉरिटी है स्टेट के पास, किस चीज़ के लिए, जो सब्जेक्ट्स हैं इनको गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या अपनी अथॉरिटी डिटरमाइन करनी है अगर स्टेट को तो कैसे करेगा, ठीक है। और हमारे साथ क्या हुआ था कि हम पे अंग्रेज़ों ने इतनी बुरी तरीके से रूल किया था, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे फोर फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, एंड फोर फादर्स एंड मदर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया है या हेल्प की है उस प्रोसेस में, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, स्टेट के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी हम देंगे ही नहीं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो गवर्न होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, ठीक है। तो हमने क्या की, स्टेट की जो कुछ कुछ पावर्स हैं, कुछ क्या काफ़ी पावर्स हैं, हमने स्टेट की पावर्स को कम किया है ना, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ प्रोविजंस डाले, प्रोविजंस डाले जिससे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, यानी हम लोग जो हैं, सिटीजन्स जो हैं, सिटीजन्स जो हैं वो एम्पावर हो जाएंगे, एम्पावर हो जाएंगे। और स्टेट हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो चीज़ें लिखी हैं उसी हिसाब से रूल करेगा, अगर रूल करना है तो। ऐसा नहीं कि बहुत रैंडम रूल्स बना दिए हैं, बहुत रैंडम लॉज बना दिए हैं, ऐसा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से स्टेट को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। यानी इसकी जो पावर है, स्टेट की जो पावर है, अथॉरिटी है, अथॉरिटी वुड बी अ मच राइट वर्ड टू यूज हियर, जो स्टेट की अथॉरिटी है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इसको लिमिट कर दिया। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, लिमिटेड गवर्नमेंट या लिमिटेड स्टेट, ठीक है। तो और ये स्टेट को हमने कैसे लिमिट किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से लिमिट किया है। यानी हमने स्टेट की पावर को किससे रिड्यूस किया है, कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने इस स्टेट को लिमिट कर दिया, ये चीज़ याद रखना है, ये बहुत बार प्री में पूछा हुआ है। तो अगर ये स्टेट कुछ गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, मतलब गवर्नमेंट, स्टेट बाय डेफिनेशन, गवर्नमेंट जब सब्जेक्ट्स को अपने रूल करेगा या फिर गवर्न करेगा, सब्जेक्ट्स को जब गवर्न करेगा, गवर्न करेगा, तो ये क्या है, ये लिमिट हो जा रहा है ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिमिट हो रहा है। और हम इस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं उसके बाद, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। अभी मैं आऊँगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, फिर रूल ऑफ लॉ है, स्टेट की अथॉरिटी पे अभी बात होगी, अभी बहुत कुछ बाकी है। हाँ बट ठीक है, अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी थोड़ा हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टूर करते हैं, विज़िट करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट्स बाद में। लेट्स गो टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें भी कुछ कुछ दिखाना बाकी है मुझे, और फिर मैं आपको कुछ फैक्ट्स दूंगा, है ना। बाकी जो इसका
जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, और आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे, वो लेटर स्टेज में करेंगे। ओके, ये रहा। ओके, सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत और हमारा प्यारा संविधान। ठीक है, अगर आप लोगों को ये डाउनलोड करना है तो आप ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, डायरेक्ट लिखिए एज ऑन मे 124, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजीव मनी साहब। ओके, ये चीज़ें हैं। लेट्स सी क्या है। जब पहले हमें प्रिएम्बल गिवन है, ये प्रिएम्बल, ओके अपॉलॉजीज, हाँ, ये प्रिएम्बल हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ यू अमेरिका से इंस्पायर होके किया था। यूएस पहला कंट्री था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल डाला था। ठीक है, ओके। सो व्हाट वी हैव हियर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है। ठीक है भाई। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है। ठीक है, मैं बस आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे है। पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अच्छा, इसमें ये देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यानी डायरेक्टिव मतलब होता है ऐसी चीज़ जो डायरेक्शन दे। ठीक है, स्टेट पॉलिसी मतलब पॉलिसी बाय स्टेट जो फ्रेम करेगा। ठीक है, और क्या दिशा, मतलब कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होने चाहिए ये पॉलिसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही स्टेट को बता दिया है। ठीक है ना, तो अप्रिशिएट कीजिए इस चीज़ को कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को बता रहा है। जो हमने अभी स्टेट पढ़ा, स्टेट को बता रहा है कि भाई तुम्हारी पॉलिसीज जो हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अच्छा पार्ट 4 ए में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, पार्ट 5 में आता है यूनियन, और चैप्टर 1 में है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। ओके, अच्छा, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, फिर चैप्टर 2 में पार्लियामेंट आता है। ओके, मैं वैसे भी आप लोगों को बस थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हम जान जाएं बेसिक बेसिक कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, और थोड़ा हमें फियर ना हो। ये आता है द यूनियन जुडिशरी, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, और उसके बाद ये है कैग। ओके, सो पार्ट 6 में स्टेट की बात की जा रही है। ठीक है, स्टेट में फिर एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्ट 6। ओके, और बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। इसमें चैप्टर्स हैं हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, चैप्टर 5। ओके, पार्ट 7 ओमिट कर दिया गया है। पार्ट 8 इज यूनियन टेरिटरी, पार्ट 9 पंचायत। ठीक है, 9A म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, इसको याद रख, मतलब ये एक्चुअली ये प्री में आ चुके हैं ये चीज़ें, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा अगर याद रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ है, पार्ट 9 में पंचायत से है ना, ये प्री में आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, पार्ट 9B द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फिर पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। मैं आप लोगों को ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, इट्स जस्ट दैट अभी आप बस थोड़ा देख लीजिए, टच में रहिए, आपको बस पता चले कि क्या चीज़ें हैं।
पार्ट 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये आप लोग को नहीं है, ये लॉ स्टूडेंट्स हम जैसों के लिए है, ये आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। पार्ट 8 ट्रेड कॉमर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। पार्ट 9 है ट्राइब्यूनल्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सॉरी पार्ट 14 है ट्राइब्यूनल्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पार्ट 15 इलेक्शंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51 आ जाएगा, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट थोड़ा, ओके। देन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा देख लेंगे हम बाद में। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स 348, फिर इमरजेंसी प्रोविजंस है पार्ट 18 में, दिस इज इम्पॉर्टेंट। मिसलेनियस, इसमें 366 होना चाहिए एक, ओके या, अच्छा दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये दिख रहा है आपको 366, ये डेफिनेशंस। तो ये जो यूपीएससी के प्री में क्वेश्चंस आते रहते हैं ना, कि दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन इन, दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो यही डेफिनेशन, सॉरी यही डेफिनेशन की बात करता है वो, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या डेफिनेशन है क्या नहीं है, ठीक है। फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मतलब इसको याद ही कर लो, अगर अभी कर सकते हो, 368 जो है अमेंडमेंट है, एक ही है ये, इसको याद कर लो। ऑब्वियसली हम इसको बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट 21 नॉट इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा ठीक है, इसको देख लिया जाएगा बाद में, ओके। और हाँ, पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल, ये आपको बताएगा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, और रिपील्स 395 ये बताएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसको रिपील किया था, ठीक है। और ये नेम जो है वो यहीं से आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता था कि पार्ट 22, तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। फिर आता है शेड्यूल्स, शेड्यूल्स बेसिकली क्या है, ये जो है ये आर्टिकल्स हैं, इनमें से किसी कुछ कुछ चीज़ों की जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है या कुछ लिस्ट है, ये सब चीज़ें शेड्यूल्स में आती हैं, ठीक है। तो इनिशियली ये देख लो, फर्स्ट शेड्यूल, इसमें स्टेट्स यूटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, इनिशियली यहीं तक था, 8 शेड्यूल तक ही था कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में फिर 9, 10, 11, 12 आया, ठीक है। अच्छा यहाँ से अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो आ गया, ओके। ये प्रियम्बल यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको तो हम बाद में ही देखेंगे, अभी बस मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ कुछ, तो इम्पोर्टेंट सा 3 आर्टिकल्स है ना, लास्ट वाले ही आर्टिकल्स देखने थे वैसे तो हमको, मैं चाहता था आप एक बार ये देख लें, आई थिंक सो, लेट्स सी कौन सा है ये, अच्छा अभी तो बहुत ही दिस इज 321, ठीक है, हाँ हाँ, आ ही जाएगा। मैं जो आर्टिकल आप लोगों को दिखाना चाहता था ना, वो एक बार बस दिखा दूँ थोड़ा सा, 338, ओके, to 6, 52, this is 53, 54,
61, 63, 64, 65, 66, यस। ये मैं बता रहा था आप लोगों की प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये था। डेफिनेशन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैव द मीनिंग्स हियर बाय रिस्पेक्टिवली। तो इन्होंने जो भी डेफिनेशन दी है वो क्या क्या दी है वो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, ठीक। तो यही चीज़ मैं दिखाना चाहता था, वो आप बाद में देखते रहेंगे, हम देखेंगे, ऐसा नहीं है। हम बहुत बार विजिट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। बिल्कुल बेयर एक्ट को मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि पूरा एक्सप्लेन ही कर दूँ ताकि खुद से भी आप पढ़ें तो आपको कभी दिक्कत ना हो। ओके, देन दिस इज 371। ए, ओके। सो ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका था, रिपील किया था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इसको हियर बाय रिपील्ड, ठीक है ना। और हाँ, दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मे को आप कैन कर दीजिए, शैल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये इसका टाइटल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये आर्टिकल 393 में लिखा है, ठीक है। ओके, कमेंसमेंट की बात देख लेते हैं। जब हम प्रियम्बल देखेंगे तो वहाँ पे अडॉप्ट इनैक्ट का डेट देखेंगे हम, ठीक। और कमेंसमेंट का डेट क्या है, 26th डे ऑफ जनवरी 1950। तो इसीलिए 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ये देखिए अभी क्या है इसमें, द आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9, 60, 30, 324, 366, 67, 69, 91, 93, ये सब shall come into force at once and the remaining provision shall come into force on 26th day of January 1950। तो ये जो कुछ थे ये तो नवंबर में ही आ गए थे एट वंस, पर बाकी जो थी, बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो सब कब आए थे प्रोविजन, ये 26th डे ऑफ जनवरी 1950 को आए थे, ठीक है। और प्रियम्बल एक बार हम देखेंगे प्रियम्बल का डेट कब दिया है, ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ताकि कभी ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना के वो दे सकते हैं यूपीएससी, ठीक है। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this very Constitution, ठीक है। तो adoption enact कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, commencement जनवरी 1950, 26 जैन, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, तो अब एक बार थोड़ा हाँ, एक स्टेट का क्वेश्चन था वो भी मेरे को कराना था, कहाँ गया, लेट्स सी। हाँ, ये वाला स्टेट का एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है 2021-22 में, ये मुझे कहीं से फाइल मिली, पुरानी है ये, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 23 तक हैं या 21 तक हैं, बट या हमारा जो काम है वो इससे हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट, ठीक। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनिट टेरिटरी, ठीक है, independent of external control and possessing an organized government, ठीक है। अच्छा, अब बी क्या है, अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डेफिनिट टेरिटरी, ठीक है, यानी ये तो कंडीशन ठीक है। एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, अथॉरिटी भी है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफ गार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस,
नहीं, ये स्टेट का काम नहीं है। अ नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इसमें स्टेट, इसमें सॉवरन की बात ही नहीं की गई है। और a society permanently living in a definite with a central authority and executive independent judiciary, नहीं। मैंने क्या बताया था, स्टेट में क्या क्या था, एक टेरिटरी होता ही है ये, बहुत इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है। तो द आंसर शुड बी ए, ठीक। ये मैं आप लोग को जब बता रहा था यहाँ पे स्टेट का डेफिनेशन दे रहा था, तो स्टेट में क्या क्या आता है वो देख लीजिए एक बार, ताकि क्लैरिटी आ जाए। स्टेट में क्या क्या आएगा, ऑफ कोर्स फिक्स बाउंड्री आएगी, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये मेरे लोग हैं, ये दूसरे के लोग हैं, ऐसे। फिक्स बाउंड्री, सॉवरेन नेचर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट ये स्टेट बना देता है। सब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये चारों चीज़ें रहेंगी आपकी, तो हमारा स्टेट कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटिकल सेंस में आज के मॉडर्न उसमें। और इनकी जो सोसाइटी होती है वो कौन सी सोसाइटी होती है, पॉलिटिकल सोसाइटी, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैं जिंजर फैक्ट्स बोलता हूँ, बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर देम। तो अब कड़वा है मगर याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं ये सब चीज़ें। ओके, बताया था मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अडॉप्ट कब हुआ था, इनैक्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। ये हमें प्रियम्बल में लिखा मिलता है, ठीक है। कमेंसमेंट 26 जनवरी को हुआ था 1950। ये हमने आर्टिकल 394 में देखा ही था अभी। नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 393, यहाँ पे टाइटल मेंशन था जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था अभी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इन दोनों को रिपील कर दिया था किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ये भी हमने देख लिया। 366 में डेफिनेशन दी गई हैं, ये भी हमने देखा था, ठीक है। ओरिजिनली कितने पार्ट थे, 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब कितने हैं, अब 12 हैं शेड्यूल्स, ठीक है। ओके, ये चीज़ याद रख लेना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सिंबल था या सील था वो क्या था, एलिफेंट, ठीक। ये कभी भी फैक्चुअल एक लाइनर डाल देगा यूपीएससी, कभी भी ये डाल सकता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसने कितना टाइम लिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फाइनलाइज करने में, तो 2 years 11 months एंड 18 days, ठीक है। ओके, 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन हुआ था और इसी फर्स्ट सेशन में ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय ऑनरेबल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसने बनाया था, फ्रेम किसने किया था, ये बेनेगल नरसिंह राव, BN राव बोलते हैं इनको, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। इन्होंने टेक्स्ट फ्रेम किया था और स्क्रूटिनाइज करने के लिए फिर ड्राफ्ट, इस पूरे ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंट किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को, ठीक है। एंड ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ये बहुत बेसिक फैक्ट है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, किसी भी बुक में मिलता है ये, बट बस ऐसे ही मैंने दे दिया है कि हाँ ध्यान में रहे। कब, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। अच्छा, कुछ कमिटीज़ बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे, वो और उनके चेयरमैन ये याद होने चाहें तो बहुत बढ़िया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे चेयरमैन, ठीक है। एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी एंड कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इन चारों कमिटीज़ के कौन थे चेयरमैन, राजेंद्र प्रसाद। ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू साहब, ये यूनियन
पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी, ठीक है। इन तीनों कमेटी के चेयरमैन थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। एंड बी एन राव का इसमें मतलब बहुत ही इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है। हम इतना मेंशन नहीं करते मगर ही वॉज द मेन हीरो, ये याद रखना है ना। सो बी एन राव हैज़ टू बी सल्यूटेड। सो हियर आई कंप्लीट माय लेक्चर सीरीज। ये पहला लेक्चर था। सो लेट्स मीट some other time. Thank you.